कभी सोचा है कि एक सांसद को अपनी सीट क्यों छोड़नी पड़ सकती है? या फिर कोई बिल आखिर कानून बनता कैसे है? आज हम संविधान के उन्हीं 10 जरूरी अनुच्छेदों को समझने वाले हैं जो हमारी संसद की पूरी कार्यवाही की बुनियाद हैं। तो चलिए सांसदों के नियमों से लेकर कानून बनने तक के इस सफर को शुरू करते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? मोटे तौर पर 2 चीजें। पहले हिस्से में हम बात करेंगे एक सांसद के बारे में, मतलब उनकी सीट के नियम क्या हैं, उन्हें कब अयोग्य ठहराया जा सकता है, और दूसरे हिस्से में हम संसद के सबसे बड़े काम यानी कानून बनाने की प्रक्रिया को समझेंगे। इसमें हम साधारण और धन विधेयक के बीच का जो दिलचस्प फर्क है उसे भी जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 101 से। ये वो आर्टिकल है जो बताता है कि किन हालात में एक सांसद को अपनी सीट गंवानी पड़ सकती है। आखिर ये नियम क्यों जरूरी हैं? ताकि जो भी हमारा प्रतिनिधि बनकर संसद में बैठा है वो एक्टिव रहे, जिम्मेदार रहे। तो पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो यही है, क्या कोई एक ही इंसान एक ही वक्त पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों का मेंबर बना रह सकता है? अनुच्छेद 101 इसका बिल्कुल साफ साफ जवाब देता है। और जवाब है बिल्कुल नहीं। संविधान का एक सीधा सा सिद्धांत है, एक व्यक्ति एक पद। तो अगर कोई दोनों सदनों के लिए चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिन के अंदर एक सीट छोड़नी पड़ती है। यही बात तब भी लागू होती है जब कोई सांसद किसी राज्य की विधानसभा के लिए भी चुन लिया जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कोई सांसद बिना इजाजत के 60 दिनों तक सदन से गायब रहता है तो उसकी सीट खाली घोषित की जा सकती है। अच्छा, तो सीट खाली कैसे होती है ये तो हमने देख लिया, पर क्या किसी सांसद को निकाला भी जा सकता है? मतलब उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है? जी बिल्कुल, और यही बताया गया है अनुच्छेद 102 से लेकर 104 में। चलिए देखते हैं। किसी सांसद को अयोग्य ठहराने के कई आधार हो सकते हैं। सबसे आम है लाभ का पद रखना, मतलब कोई सरकारी पद जिससे फायदा हो रहा हो। इसके अलावा अगर कोई अदालत किसी को मानसिक रूप से अस्वस्थ या दिवालिया घोषित कर दे तो भी सदस्यता चली जाती है। नागरिकता भी बहुत जरूरी है। अगर कोई भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी और देश की नागरिकता ले ली है तो भी वो अयोग्य हो जाता है। और हाँ, अगर कोई भ्रष्टाचार जैसे मामले में संसदीय कानून के तहत दोषी पाया जाए तो भी उसे बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। ये लाभ का पद या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आखिर है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है सरकार के अधीन कोई भी ऐसा पद जिस पर रहते हुए आपको सैलरी या कोई और आर्थिक फायदा मिल रहा हो। ये नियम इसलिए है ताकि हितों का टकराव ना हो, मतलब आप कानून बनाने वाले भी हैं और सरकारी फायदा लेने वाले भी। ऐसा नहीं चल सकता। तो सवाल ये है कि अगर किसी सांसद की योग्यता पर विवाद हो जाए तो आखिरी फैसला कौन लेगा? अनुच्छेद 103 कहता है कि फाइनल कॉल राष्ट्रपति लेंगे। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, वो ये फैसला अपनी मर्जी से नहीं लेते। उन्हें चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन की सलाह माननी ही पड़ती है। देखिए कितना बढ़िया बैलेंस बनाया गया है। और अनुच्छेद 104 एक बहुत जरूरी बात पक्की करता है। अगर कोई व्यक्ति बिना शपथ लिए संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेता है या वोट डालता है तो उस पर जुर्माना लग सकता है। मतलब प्रक्रिया का पालन तो करना ही पड़ेगा। तो हमने सांसदों के कर्तव्यों और उनकी सीमाओं की बात तो कर ली। अब जरा उनके अधिकारों पर भी नजर डालते हैं। उन्हें कुछ खास विशेषाधिकार और वेतन भत्ते मिलते हैं। क्यों? ताकि वो बिना किसी डर या दबाव के अपना काम कर सकें। और ये सब आता है अनुच्छेद 105 और 106 में। ये हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। अनुच्छेद 105 संसदों को संसद के अंदर बोलने की पूरी आज़ादी देता है। उन्होंने सदन में जो कुछ भी कहा है या जैसे वोट दिया है उसके लिए उन पर बाहर कोई केस नहीं कर सकता। कोई अदालत उनसे सवाल नहीं पूछ सकती। ये आज़ादी बहुत ज़रूरी है ताकि वो खुलकर जनता की बात रख सकें। और उनकी सैलरी का क्या? अनुच्छेद 106 कहता है कि सांसदों का वेतन और भत्ते क्या होंगे ये संसद खुद तय करेगी। जी हाँ, कानून बनाकर संसद खुद ही अपने सदस्यों की सैलरी तय करती है। चलिए अब आते हैं संसद के सबसे बड़े काम पर, यानी कानून बनाने पर। आखिर एक बिल एक कानून का रूप कैसे लेता है, ये कहानी हमें बताते हैं अनुच्छेद 107 और 108। देखिए, कानून बनाने की शुरुआत होती है एक प्रस्ताव से, जिसे हम बिल या विधेयक कहते हैं। अनुच्छेद 107 के मुताबिक एक साधारण बिल लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। लेकिन
जब बात धन विधेयक यानी मनी बिल की आती है तो नियम बदल जाता है। उसके लिए सिर्फ एक ही दरवाजा है और वो है लोकसभा। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर दोनों सदनों में किसी बिल को लेकर ठन जाए। मान लीजिए लोकसभा ने तो बिल पास कर दिया पर राज्यसभा ने उसे रोक दिया, तो क्या होगा? क्या बिल वहीं खत्म हो जाएगा? नहीं, हमारे संविधान ने इसका भी एक रास्ता निकाला है। इस रास्ते का नाम है संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सिटिंग। अनुच्छेद 108 के तहत जब ऐसा कोई डेडलॉक होता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ एक ही हॉल में बैठने के लिए बुलाते हैं। इसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं और फिर बिल पर वोटिंग होती है और इसे पास करने के लिए सिर्फ एक साधारण बहुमत की जरूरत होती है। ये एक तरह का संवैधानिक टाई ब्रेकर है। और अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, धन विधेयक। इसकी प्रक्रिया बिल्कुल अलग है और ये हमें अनुच्छेद 109 और 110 में मिलती है। इससे पता चलता है कि पैसे के मामले में असली पावर किसके पास है। धन विधेयक की प्रक्रिया एकदम अलग है। जैसा हमने कहा, ये सिर्फ लोकसभा में आ सकता है। वहां से पास होने के बाद इसे राज्यसभा भेजा जाता है, पर राज्यसभा के हाथ बंधे होते हैं। वो इसे न तो खारिज कर सकती है, न ही इसमें कोई बदलाव कर सकती है। वो सिर्फ अपनी सलाह दे सकती है और अगर राज्यसभा ने 14 दिनों के अंदर बिल वापस नहीं लौटाया तो उसे दोनों सदनों से पास मान लिया जाता है। सिर्फ 14 दिन, ये नंबर याद रखिएगा। ये राज्यसभा की शक्ति को सीमित करता है और ये पक्का करता है कि सरकार के पैसों से जुड़े काम जैसे कि देश का बजट अटके नहीं। 14 दिन के बाद लोकसभा की मर्जी है वो राज्यसभा की सलाह माने या ना माने। तो ये धन विधेयक है क्या चीज? अनुच्छेद 110 बताता है कि कोई भी बिल जो टैक्स लगाने या हटाने, सरकार के उधार लेने या भारत की संचित निधि मतलब देश की तिजोरी से पैसा निकालने से जुड़ा हो, वो मनी बिल है। आसान भाषा में कहें तो देश के पर्स से जुड़ा हर फैसला एक मनी बिल होता है। और मान लीजिए कभी झगड़ा हो जाए कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, तो अंपायर कौन होगा? यहाँ पर अंतिम फैसला होता है लोकसभा के स्पीकर का। उन्होंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। उनके फैसले को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं कि हमने क्या क्या समझा। अनुच्छेद 101 से 104 तक ये तय करते हैं कि एक सांसद की सदस्यता और योग्यता की शर्तें क्या हैं। फिर 105 और 106 उन्हें काम करने के लिए आज़ादी और वेतन देते हैं। और आखिर में 107 से 110 कानून बनाने की पूरी मशीनरी को समझाते हैं, जिसमें संयुक्त बैठक और धन विधेयक की खास प्रक्रिया शामिल है। और आखिर में एक सवाल आपके लिए। हमने देखा कि पैसे के मामलों में यानी मनी बिल पर सारी ताकत लोकसभा के पास है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोकसभा सीधे जनता से चुन के आती है। तो सवाल ये है कि ये व्यवस्था हमारे लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करती है? क्या ये सरकार को ज्यादा जवाबदेह बनाती है या फिर सारी शक्ति एक ही जगह केंद्रित कर देती है? इस पर सोचिएगा जरूर।